मेरे मित्र आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, शशांक मनोहर, मंच पर बैठे हुए सभी महानुभाव और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले आप सब लोगों ने मेरे प्रति जो प्रेम व्यक्त किया है और इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आप लोग उपस्थित हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आप सबके आभार व्यक्त करता हूं। दो बातें मैं अक्सर कहता हूं, वी नीड टू रिडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। जो पॉलिटिक्स का अर्थ होता है वो केवल पावर पॉलिटिक्स, सत्ता कारण, यही अर्थ होता है। और मैंने ये तय किया कि मैं 90% सामाजिक काम करूंगा। मैं एक ट्रस्ट का अध्यक्ष हूं और अभी 1800 एकल विद्यालय गढ़चिरौली, सिरोंचा, एटापल्ली और मेरघाट में हम लोग कार्य करते हैं। डॉक्टर मदन कापरे जी अपने डॉक्टरों को ले जाकर वहां उनके ऑपरेशन फ्री ऑफ चार्ज जाके करते हैं। तो निश्चित रूप से सामाजिक कार्य करने में जो आनंद आता है वो मुझे, मेरा लाइकिंग भी है। एक बात निश्चित है कि राजनीति में काफी बड़े प्रमाण पर एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी होती है। मैं उन नसीबवान लोगों में हूं कि एक बार पार्लियामेंट में मेरे डिपार्टमेंट पर चर्चा हो रही थी और मैंने अपने राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह जी को कहा था कि जवाब आप ही दो, मुझे नागपुर में कुछ कार्यक्रम है। तो मैं अनुपस्थित था और जब ये चर्चा शुरू थी तो ऑल पार्टी, ओवैसी से लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक, हर आदमी मुझे धन्यवाद देता था, अभिनंदन करता था और बाद में भाषण करता था। तो ओम बिरला जी ने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के इतिहास में पहली बार जो तुम्हारे घोर विरोधी हैं वो भी तुम्हारे धन्यवाद दे रहे, तुम्हारा अभिनंदन कर रहे हो, तुम इस समय यहां नहीं हो। तो मैंने कहा कि तुम कैसा भी करो ना, तुरंत दिल्ली आओ। उस समय 3:30 बजे फ्लाइट था, मैं निकल गया और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि मेरी आइडियोलॉजी, मेरी पार्टी, मेरा कन्विक्शन साफ ट्रांसपेरेंट है और जो हमारे घोर विरोधी हैं वो भी ऐसा कह रहे हैं। तो सभापति ने मुझे कहा कि ये रिकॉर्ड हो गया है पार्लियामेंट का। तो लोगों का अक्रॉस द पार्टी लाइन जो प्रेम मिला है उसके लिए मैं खुद को बहुत भाग्यवान समझता हूं। अभी कुछ दिन पहले केरल के मुख्यमंत्री सीपीएम के, उनका दिल्ली में फोन आया। तो मेरे ऑफिस में जनरली फोन आने के पहले मेरा ऑफिस पूछता है कि एजेंडा क्या है, ताकि मैं अधिकारियों को बुला के रखता हूं। तो उन्होंने कहा एजेंडा कोई नहीं है। तो मुझे लगा क्या काम है। वो जब आए तो मैंने उनको कहा आपने एजेंडा कुछ नहीं दिया। बोले इस बार मेरा एजेंडा कोई नहीं है, पर मैं कभी तो दिल्ली कम आता हूं, पर जब भी आता हूं और आपको नहीं मिलता हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं आपके प्रति जो सम्मान और प्रेम रखता हूं, तो मुझे जब भी दिल्ली आता हूं, काम हो या ना हो, मैं आपको जरूर मिलता हूं। तो मुझे ये भी आश्चर्य लगा कि मैं आरएसएस वाला, ये सीपीएम वाले। तो कभी ना कभी ये बात होती है कि सही काम सबका होना चाहिए और गलत काम अपने का भी नहीं होना चाहिए। मेरी कुछ आदतें खराब है, एक आधा काम नहीं करना होगा तो पब्लिकली मैं बोलता हूँ ये होता नहीं, फिर से आओ मत, चक्कर मारो मत, ये नहीं होता। एक आधा काम नहीं होता तो मुझे नहीं करना है, मैं करता नहीं, मैं काम नहीं होगा ये। मी करतो, मी बघतो, मी तपासून बघतो वगैरह ये शब्द नहीं आते। हाँ तो हाँ उठा फोन, काम करो, नहीं तो नहीं कहो। और इसीलिए मैं अपने नागपुर शहर की जनता को, मुझे बड़ी खुशी हुई। अभी मैं एक कार्यक्रम में गया था, वो गए थे कश्मीर। तो बोले ढाबे पे खाना खाते हुए हमको टैक्सी थी, तो ढाबे वाले ने पूछा कहाँ से आए, तो उसने, हमने कहा नागपुर से आए। तो उन्होंने कहा बाद में जब बिल देने का टाइम है, बोले साहब आपसे पैसे नहीं लूंगा। बोले क्यों? अरे बोले ये रोड बना जिसके कारण मेरा धंधा चल रहा है, वो नितिन गडकरी उसके गांव का है, तो मैं आपसे खाना कैसे। कुछ लोगों ने अरुणाचल में टैक्सी लेके गए, नागपुर का बताया तो टैक्सी वाले ने पैसे नहीं लिए।
तो कभी ना कभी अभी मुझे भी पता नहीं है कि जब हमको मैं तो जॉर्ज फर्नांडिस और अटल बिहारी वाजपेयी को अपना आइकॉन मानता हूँ। मैं Z+ कैटेगरी में हूँ और मेरे को 40 साल से आदत है कि मेरे स्वागत के लिए और पहुंचाने के लिए कोई एयरपोर्ट आता नहीं, और आया तो गाला खाए बिना रहता नहीं, मतलब काम नहीं क्यों आया तो कोई आता भी नहीं। तो मैं मजाक में कहता था कि कोई आता नहीं, कुत्ता भी नहीं आता। अब वो कुत्ता आने लगा क्योंकि Z+ होने के पहले वो एक राउंड मार देता है। जीवन में इस शहर ने मुझे बहुत प्रेम दिया है। मेरी क्षमता जितनी नहीं है, औकात जितनी नहीं है, उससे ज्यादा जो मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ। तो कुछ बातों का तो मुझे आश्चर्य लगता है। मुझे अभी 8 डिलीट्स मिली है, डॉक्टरेट्स, और मैं जब जाता हूं मैं भी डॉक्टर नहीं लगा था, क्योंकि सच्चाई है कि मैं इमरजेंसी के 75 में जब मैं SSC के परीक्षा में था तो मैंने स्कूल में ध्यान देना बंद किया। हैंड राइटिंग खराब था। एक कालिदास कानगो करके तरुण भारत में पत्रकार थे और बापू महाशब्द है, वो साइकोस्टेल मशीन थी उनकी, वो धंधा था साइकोस्टेल मशीन। तो उन्होंने मुझे सिखा दिया कि कैसे मारना। वो स्टेंसिल बना के देते थे और मैं दिन भर टेंसिल मार के वो पॉम्पलेट तैयार करके लोगों को पहुंचा। उस समय इमरजेंसी बहुत कड़ी थी। तो मेरा HSC में मुझे 52% ही मार्क मिले, तो साइंस ग्रुप में 49.26% मिले, और मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ। अब मैं IIT में जाता हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता हूँ, यूनिवर्सिटी मुझे डिलीट देती है। IIT वाले बोलते, तो मैं कहता हूँ मैं योगायोग से हूँ, मुझे एक ही बात अच्छी है मेरी, आप मेरी समझ लो। बोले क्या? मैंने ज्यादा विचार मत करो, मैं 1 लाख करोड़ का भी काम करना होगा या 100 करोड़ का भी करना होगा तो मेरा डिसीजन मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर होता है, करो या नहीं करो। और मुझे बाला साहब ठाकरे जी ने वो मेरे ऊपर बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने एक्रिलिक के शीट पर मुझे लिखकर एक ऐसी शीट दी थी, उसमें लिखा था आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। तो मैं कभी कभी, अब तो सरकार में तो विद्वान लोग बहाना ही बनाते, ये कैसे नहीं होता, ज्ञान उसके लिए खर्चा करते हैं बहुत समय तक। तो नेचुरली आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन, ये बात मैंने याद रखी। और निर्णय करने में ट्रांसपेरेंसी, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, करप्शन फ्री सिस्टम, और सबसे पहले मुझे याद है कि कभी कभी देश के इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर ने मेरी गालियां खाई, मैं नाम नहीं ले सकता। तो एक कॉन्ट्रैक्टर था, मर्सिडीज थी उनकी, मैं बैठा था, तो मैंने कहा सर मैं 120 स्पीड करके मैं चाय पीऊंगा और मेरा चाय गिर गया तो तुमको ऐसा उधार दूंगा कि याद रखना तुम कभी भूलोगे नहीं। वो टेंशन में आ गए। तो जब चाय पीना मैंने शुरू किया था, बोला आप भी चाय पियो ना। बोले चाय चाहता नहीं, बोले मेरा, मुझे डर लग रहा है कि तुम क्या कहोगे। तो कभी ना कभी देश में अच्छे रोड बनने चाहिए, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, यही जनता की संपत्ति है, यही भाव उसके पीछे था। मुझे बहुत याद है, हम सबका सबसे संकट का समय कोविड का था, और मुझे लगता है कि इच्छा शक्ति अगर मजबूत होगी तो हर स्थिति पर उपाय ढूंढा जाता है। रेमडेसिविर का ब्लैक मार्केट शुरू हो गया, डॉक्टर लोग हैरान थे। तो मैंने कहा ये रेमडेसिविर नहीं बन सकता क्या? तो लोग ये संभव नहीं है। बोले क्यों? बोले ये इसका पेटेंट है हैदराबाद के कंपनी का, और ये परमिशन लाइसेंस लगते हैं, मतलब मिलाएंगे। मैं उठा के उसको फोन किया, तो उनको मैंने कहा कि ये पेटेंट आपका है? बोले हाँ। तो आप हमको दे सकते हैं? बोले मैं आपके लिए कुछ भी दे सकता हूं, मैं आपका फैन हूं। मैंने बोला मेरे लिए इतनी कृपा करिए, ये पेटेंट मेरे को दे दीजिए। मैं एक इंडस्ट्री को वर्धा की उसको कहता हूं, उसको परमिशन दीजिए। उसने तुरंत दिया, लाइसेंसेस मिले, रेमडेसिविर बना। नागपुर में तो मिला, पर देश में हमने भेजा। और एक समय तो ऐसा आया कि डॉक्टर कापरे जी और सब आंख और कान वाले डॉक्टर 15-20 मेरे घर पे आए, और उन्होंने कहा कि कोविड का इफेक्ट, साइड इफेक्ट के कारण अनेक पेशेंट को फंगस के कारण उनकी आंखें जाएगी, और हमारी समस्या है, उनकी कुछ डॉक्टरों के आंखों में आंसू थे कि अब हमारे पास फंगस का इंजेक्शन नहीं है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। हाँ, तो मैंने कहा ये क्या नाम बताओ?
मैंने तुरंत हमारा प्राइवेट सेक्रेटरी फूड एंड ड्रग का बोले ये क्या है बताओ, नाम लिखो। लगा फोन मिनिस्टर को, तो मिनिस्टर ने कहा ये बहुत डिफिकल्ट है। अरे भाई डिफिकल्ट या सुनने के लिए थोड़ी फोन लगा, तू मंत्री है, तू निर्णय कर और उसको बता सेक्रेटरी को कि मेरे को निर्णय करना है, तू क्या के लिए चिंता करता है? साले अपने हिसाब से राज चलेगा कि सेक्रेटरी के हिसाब से चलेगा? बोले अपने हिसाब से। मैं बताओ उसको, तुरंत परमिशन मिल गई और फंगस के इंजेक्शन मिल गए, वो भी हमने देश में भेजे, अनेक लोगों की आंखें बन गई। रियली ये कोविड ने हमको बहुत सिखाया। मुझे याद है आप में से अनेक डॉक्टर मुझे फोन करते थे। ये प्यारे खान को मैंने, कलेक्टर हमारा ऐसा था, बड़ा सज्जन आदमी था, नाम नहीं था, वो सब काम खुद ही करना था। मी म्हणलं तुम्ही त्या पाटलाच्या रेड्यासारखी तुमची गोष्ट आहे सब गांव में मैं करूंगा, ऐसा नहीं जमता। म्हणलं इसको बैठा, मतलब प्यारे खान को, अभी ये ट्रांसपोर्ट और ट्रक की जिम्मेदारी इसको, ये बैठ गया 1 महीना वहां। और फिर मैंने देखा तो भी वो भुवनेश्वर और अंगुल और विशाखापट्टनम में ऑक्सीजन मिलता था, भिलाई में क्यों लगे थे वहां, ट्रक कभी कभी भाग जाते थे। तब मैंने कहा क्या करना है, ये 2-2, 3-3 दिन दे रहे, ऑक्सीजन नहीं है। डॉक्टर ऐसा फोन करके कहते तुमने 2 घंटे नहीं मिला ऑक्सीजन, सर मेरे आगे पेशेंट मर जाए, मैं क्या करूं? तो फिर मैंने एयरफोर्स के चीफ को फोन किया। मैंने बोला अभी 4-6 महीने पहले एक हवाई जहाज में आप और राजनाथ सिंह जी और रावत साहब और मैं, हम लोग रोड पर उतरे थे। वो जो हवाई जहाज था उसमें एक ट्रक पूरा अंदर जाता है। बोले हाँ। मैंने बोला मुझे वो हवाई जहाज चाहिए। तो बोले किस लिए? मैंने बोला ये ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, लोग मर रहे हैं, मैं ऑक्सीजन के वो लेने के लिए और जाने के लिए ट्रक मिलेगा तो समय बचेगा, तो लोगों की जान बचेगी। बोले साहब एक हो सकता है, मैं खाली ट्रक पहुंचा दूंगा पर ऑक्सीजन भरा हुआ ट्रक मैं हवाई जहाज में नहीं ला सकता, कुछ अगर हो जाएगा तो प्रॉब्लम आएगा। बोला कोई बात नहीं, आप तुरंत मुझे हवाई जहाज भेजो। बोले मैं कल भेजता हूँ। बोला कल नहीं, नागपुर आने के लिए चंडीगढ़ से हवाई जहाज को 2 घंटे लगते हैं, 3 घंटे के अंदर यहाँ हवाई जहाज खड़ा होना चाहिए। बोला आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। 3.5 घंटे में हवाई जहाज आया, खाली ट्रक हवाई जहाज में चढ़े, वो जाते थे ऑक्सीजन भर के लाते थे, फिर जाते थे, ऐसे महीना भर उनने काम किया और नागपुर और विदर्भ में हमने सब जगह ऑक्सीजन। और मुझे इस बात की खुशी है कि पहली बार मैं कोविड में मैंने ये तय किया कि जो भी 1-2 महीने में यही था, वेंटिलेटर नहीं। डॉक्टर साहब की क्षमा मांग के बताता हूं कि वेंटिलेटर कैसा लगाना ये भी कुछ जिले के डॉक्टरों को पता नहीं था। फिर मैंने एक टीवी शो किया वीडियो पर, डॉक्टर बैठा और सबको वेंटिलेटर कैसे लगाना, लाइव डेमो पूरा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। और फिर 500 वेंटिलेटर मैंने लाया। उस समय एक नागपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर मेरे पास आए, बोले मेरे यहाँ बहुत पेशेंट सीरियस है, मुझे कुछ भी करो कम से कम 2 तो भी वेंटिलेटर दो। मतलब कितने चाहिए आपको? मतलब 5 देंगे तो बहुत ही अच्छा है। बोले ले जाओ, पड़े हैं मेरे पास, मैं देता हूँ। तो बोले पैसे कितने? तो मैंने क्या दुकान खोला क्या? बोला पैसे कितने? आप लेके जाओ और जब कोई गरीब आदमी आपके पास आएगा और बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसकी ट्रीटमेंट फुकट में कर देना, बस मुझे पैसे मिल जाए। और अभी वेंटिलेटर ये 7 लाख रुपए का और 5 लाख रुपए का लेते हैं। मैंने कि विशाखापट्टनम में मेडिकल डिवाइस पार्क बना और वहां के लोगों ने मेरे कारण 47,000 रुपीज में आज मुझे वेंटिलेटर दिए। अब दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे वो अभी, और वो वेंटिलेटर आज भी अच्छे चल रहे हैं। 90 एम्बुलेंसेस लोगों को मिली। ये डॉक्टर सातव आपका मेडिकल का, उसको मैंने एक बड़ी फोर्स की एक वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस दी। उसने 40 हार्ट के ऑपरेशन और कोविड के ऑपरेशन उसमें किए और लोगों की जान बचाई। वो जो वक्त था वो बहुत कठिन था और इसलिए मैंने कभी ये नहीं सोचा कि अपने लोग कौन है, पराये लोग कौन है। और प्यारे खान जी के साथ मैं एक बार ताजबाग गया था, तो मेरा बहुत जंगी स्वागत हुआ। ताजबाग बहुत सुंदर बना, 15,000 मुसलमान थे, बहुत बड़ा था और इतने गुलाब के और अत्तर डाल दिए। तो मैंने बोला आज इतने गुलाब के फूल डाल रहे हो, अत्तर डाल रहे हो, चुनाव के दिन कहां भाग गए थे? तो बोले सर गलती हो गई।
उनने कुछ कारण बताया, वो मैं नहीं बता सकता आपको। तो बाद में बोले अगले साल देख लें। उन्होंने बोला चिंता मत करो, तुम वोट देंगे तो भी तुम्हारा काम करूंगा, नहीं देंगे तो भी करूंगा। और एक बहुत अच्छा पुलिस अधिकारी आया था, नरूल हसन, अभी वर्धा में इसमें, वेरी अपराइट पुलिस ऑफिसर, वो भी स्टेज पे था। मैंने बोला नरूल हसन जी, ये ताजबाग में अफू गांजा चरस सब उल्टे तिल्टे धंधे चलते हैं, इनकी टोकाई करो, तो सबको अंदर डालो और ऐसा मारो कि याद रखना साले फिर से कोई अफू गांजा चरस दिखना नहीं चाहिए, और हमारी माँ बहन रात को 10-12 बजे रास्ते पर चलनी चाहिए। उसने बहुत अच्छी पिटाई की, अफू गांजा चरस सब बंद हो गए। आप आए ताजबाग में, शांति है, कोई गुनहगार नहीं है, और माँ बहनें रात को 10-11 बजे चल सकती है। ये वातावरण वहाँ हुआ जिससे गरीब लोगों में बहुत समाधान है। और इसलिए मुझे खुशी है कि देश के लिए, समाज के लिए, और नागपुर में तो मैं मानता हूँ, मुझे बहुत बार, सबसे पहले एक मेरा अनुभव था, मैं जब पार्टी का अध्यक्ष था, मुझे देश की 3 लोकसभा सीट ऑफर की गई थी, बहुत सॉलिड थी कि जहां से मैं लड़ूं चुनाव। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो लड़ूंगा तो नागपुर से ही लड़ूंगा। तो अडवाणी जी, सुषमा स्वराज, दोनों ने मुझे कहा कि ये सीट तो कांग्रेस की, तुम क्यों लड़ना चाहते हो, क्यों अपना करियर खराब करना चाहते हो? तो मैंने कहा होगा तो होगा खराब, मुझे यही से लड़ना। फिर मैं यहां से लड़ा, लोगों ने मुझे चुन कर दिया। 10 साल में 1 लाख करोड़ के काम हुए, और मुझे खुशी है कि मैंने जितने काम बोले लगभग 2-3 को छोड़कर सब हो गए। अब वो नाग नदी की बात आप जो कर रहे थे, वो 2400 करोड़ हो गए सैंक्शन, बहुत समय लगा। वो जापान के एम्बेसडर और जायका के सब चेयरमैन वगैरह आए थे, और मैं तंग आ गया था। मैंने कहा, मेरा तो ओपिनियन था कि इंडियन ब्यूरोक्रेसी बहुत वर्स्ट है, बट यू जापानी प्रूव टू बी मोर वर्स देन इंडियन ब्यूरोक्रेसी, यू आर नॉट टेकिंग डिसीजन, व्हाट आर यू डूइंग। इतना उनको, मैंने उसके लाल लाल चेहरे पर केवल आंखें आंसू आ गए। मैंने बोला सैंक्शन करना है तो कर, क्या भीख मांगने आएंगे तुमको, इमीडिएटली करो। वो प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया, और आज कंसल्टेंट के लिए टेंडर निकला है, और पूरी नाग नदी का ड्रेनेज नीचे से जाएगा, और ऊपर से अंबाझरी का पानी आएगा। अंबाझरी का भी 200 करोड़ का काम शुरू हो गया। ये पिछले बार पानी हुआ, अंबाझरी में पानी मेंटेन करेंगे, और वो पानी शुद्ध पानी पूरा मेंटेन करके रहेगा। और उसके बाद वेद प्रकाश जी, तुम्हारी उम्र 100 साल तक होने वाली है, चिंता मत करो, तुमको बिठाकर 3 साल के अंदर अंबाझरी से अंबोरा लेके जाऊंगा। मुझे लोगों का विश्वास नहीं बैठता, क्योंकि नाग नदी जिन्होंने देखी है उनको पता है कि ये कितना कठिन काम है। पर मैं एक बात, मेरे लाइफ में एक बड़े अच्छा इंसिडेंट हुआ था। परसों मैंने रामनाथ गोयनका जी के नाम से इंडियन एक्सप्रेस में दिल्ली में बहुत बड़ा पुरस्कार दिए। तब एक पूना में करदेड़े करके इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार थे। तो मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे का जब काम कर रहा था, तो मैं जब मुंबई से पूना पहुंचा तो मेरी मिड द प्रेस थी, और पूना विद्वानों का शहर है, तो पत्रकार भी विद्वान थे। तो पहला उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा कि ये हाईवे कितने रुपए में बनेगा। मैं बोला 1800 रुपए में बनेगा। बोले आपने अभी धीरूभाई का, अंबानी जी का 3600 करोड़ का, यानी आज के 40,000 करोड़ टेंडर रिजेक्ट किया, और आप 1600 करोड़ में 1800 करोड़ में बनाएंगे? वहां बनाऊंगा। बोले कितने दिन में बनाओगे? 2 साल में। तुम्हारे पास पैसे कितने हैं? बोला 5 करोड़ रुपए। वो हंसने लगे, बोले आप कुछ भी आएंगे नेता और कुछ भी बोलेंगे, तो तुम्हारे पास क्या है बोले जिसके कारण हाईवे बनेगा? तब मेरे मुंह से एक बात निकल गई कि इफ देयर इज अ व्हील देयर इज अ वे, एंड इफ देयर इज नो व्हील देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च। माई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल व्हील इज द ओनली एविडेंस कि मैं ये कर दूंगा। और हुआ, और 3600 करोड़ का 1600 करोड़ में हुआ। धीरूभाई पहले मेरे ऊपर नाराज थे, और मुझे बुलाकर उन्होंने कहा कि तुम जीत गए, मैं हार गया, क्योंकि उन्होंने, मैं उनको समझाने के लिए गया और वो मुझे उल्टा ही बोलते थे। तो मैंने बोलते बोलते बोल दिया कि अगर मैं हाईवे 2 साल में बनाऊंगा तो धीरूभाई आप क्या करोगे? अगर मैं नहीं बना पाऊंगा तो मुझे कटवाऊंगा और बोलूंगा धीरूभाई से शर्त हार गया, पर आप क्या करोगे? बोले तुम जो बोलो वो करूंगा। और जब हाईवे बन गया तो उन्होंने भोजन के लिए मुझे बुलाया। मैं, मुकेश, अनिल और चैनी साहब चारों थे,
और न बड़े दिल के थे वो। उन्होंने कहा मैं हार गया, तुम जीत गए। नहीं धीरू भाई, आप मेरे पिता के समान हो, आप मुझे आशीर्वाद दो। बोले नितिन, मैं एक स्कूल मास्टर का लड़का था और मेरे पिता बहुत गरीब में थे, परिवार गुजरात में बहुत गरीबी में हम रहते थे। और मुझे जब मैं आज जिस स्थिति में हूँ, अब 12 बजे हैं, तो उस समय की बात है, ये बहुत पुरानी 20-25 साल पहले की। तब आज अगर मुझे 5,000 करोड़ चाहिए, 12 बजे मैंने तय किया, तो 3 बजे तक 4 बजे तक मेरे पास आएंगे, इतना नाम मैंने कमाया है। पर अब मुझे मेरी चिंता नहीं है, अब मैं बहुत कुछ कमा चुका हूं, मुझे देश की चिंता है। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे जैसे 2-4 लोग मिलेंगे तो देश का तकदीर बदल जाएगा। ये बात उन्होंने मुझे कही। और बाद में उन्होंने कहा कि उनकी माँ के हॉस्पिटल जो था उसका इनॉग्रेशन मेरे हाथ से ही होगा। वो करने के लिए मैं गया था। और बाद में क्लिंटन साहब, अमेरिकन प्रेसिडेंट, ये मुंबई स्टॉक एक्सचेंज आए थे, तब धीरू भाई का सत्कार हुआ था। और मैं जिस समय विलासराव देशमुख, छगन भुजबल मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे, और मैं और नारायण राणे दोनों लीडर ऑपोजिशन थे। जैसे कार्यक्रम खत्म हो गया, धीरू भाई ने मुझे आवाज दिया, अब बोले इधर आओ नितिन, इधर आओ। मुझे नितिन ही बोलते थे। मैं उनके पीछे गया तो जिस रूम में क्लिंटन थे और धीरू भाई थे, मैं वहां उसको मुझे बुलाया और क्लिंटन को बताया कि तुम हवाई जहाज एयरपोर्ट से आए, ये सब फ्लाईओवर हमारे लड़के ने बनाया, मुंबई पुणे हाईवे बनाया। और उन्होंने कहा, बहुत मेरी तारीफ क्लिंटन साहब ने की। और बाद में उन्होंने एक बात उनको कही कि आप पाकिस्तान जा रहे हैं, मेरे गांव का मेरा मित्र है, वो बहुत संकट में है, नवाज शरीफ, और पाकिस्तान में उसको मिलिट्री शायद उसको फांसी चढ़ा देगी। तुम मेरे लिए एक ही काम करो कि नवाज शरीफ का हवाई जहाज किसी भी स्थिति में वहां से उड़ जाए, इतनी बात उसको कहो ताकि उसकी जान बच जाए, क्योंकि वो मेरा दोस्त है। इतनी बात मैंने सुनी थी। फिर बाद में मुझे पता चला कि दूसरे दिन सुबह क्लिंटन का फोन आया और उन्होंने कहा, धीरू भाई मैंने आपका काम किया और नवाब शरीफ का हवाई जहाज पाकिस्तान से उड़ गया और वो लंदन चले गए और वो सुरक्षित रहे। तो कभी ना कभी बहुत सी यादगारें ऐसी होती है कि जो निश्चित रूप से जीवन को भी कुछ सिखा के जाती है। मैंने कभी जात, पंथ, धर्म, भाषा, पार्टी का विचार नहीं किया, मैं काम करते गया। और क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता ही मेरा स्वभाव होने के नाते मैंने कभी उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। और मुझे बहुत खुशी है कि इस शहर ने जात, पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी कुछ भी हो, बहुत प्रेम दिया। आज मैं जब जाता हूं तो मुझे अनेक जगह पर लोग मिलते हैं और वो जब जिस भाव में कहते हैं उसके लिए मैं खुद को बहुत नसीबवान मानता हूं। और आप सब लोगों का प्रेम ही मेरी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। केवल 2-3 बातें आपको कहूंगा कि चुनाव में 54% वोटिंग हुआ पिछले बार। इस बार आप सब लोग टेलीफोन का उपयोग करके अपने दोस्त, मित्र और परिवारों का सबको बात करिए और कम से कम 75% वोटिंग होगा, इसके लिए जरूर प्रयास करिए। ये मेरी आपसे पहली रिक्वेस्ट है। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अभी भी कुछ लोगों के नाम है नहीं है, तो अभी उसका ऐप है, डाउनलोड किया है, मेरे कार्यालय में भी है। एक बार आप चेक करिए कि आपके परिवार के सब नाम है कि नहीं है। तो फॉर्म भर के दीजिए, सप्लीमेंट्री लिस्ट में नाम लाने की हम कोशिश कर सकते हैं। और तीसरी बात, आपके परिचय से जो भी लोग होंगे जिनके लिए आप मेरे लिए बात करोगे, तो उनका नाम और फोन नंबर मेरे ऑफिस को दे दीजिए। मैंने अभी काफ़ी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है। वैसे मैं अब चुनाव में बाहर भी मुझे जाना है, पर मैंने तय किया कि इस बार मेरी भी अड़चन, जहां जाता हूं वहां लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो मैंने अभी कहा कि जिसको बुलाया वही कार्यक्रम में हो और एक एक बस्ती में 400-500 लोगों के साथ बातचीत हो, नहीं तो वो पब्लिक मीटिंग जैसा हो जाता है। तो मैं सागर को और समीर को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आप सबको बुलाया, तो कम से कम एक थोड़ी सी बातचीत जैसे तरीके से आपसे बातचीत हो पाई और इसके कारण आपसे इंटरेक्शन भी हुआ। आप सब लोग, मुझे मालूम है कि आप मेरे आने की और मेरे भाषण की बहुत उत्सुकता से राह देख रहे हैं, क्योंकि मेरे भाषण के बाद भोजन है। अब ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं। आपका साथ, आपका विश्वास